तो एग्जिट पोल तो आ गए हैं, असल नतीजे परसों यानी कि 4 जून को आएंगे और मनेर के लड्डू किसके हाथ लगेंगे और दिल में किसके लड्डू फूट रहे हैं ये अपने आप में अब सवाल नहीं रह गया है। इंडिया बम बम है, एनडीए में सेंस ऑफ डिसबिलीफ है। इंडिया गठबंधन 353 से 383 सीटें लेता दिख रहा है। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड क्या दिख रही है। और जिन दावों को लेकर बहुत से लोग कहते थे कि ये 400 पार का ये तो बस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का, उनमें जोश भरने का एक आंकड़ा दे दिया, उस आंकड़े के बहुत नजदीक एनडीए गठबंधन जाता दिख भी रहा है। और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हरदीप पुरी जुड़ चुके हैं। और हरदीप जी, जो मैं अभी कह रहा था कि बहुत से लोग कहते थे कि भाई कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे दिया गया था, पर ये एग्जिट पोल को अभी माने, एग्जैक्ट पोल तो नहीं होते पर ये तो हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। इस ये उम्मीद थी या एक टारगेट सेटिंग की थी आपने? देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव या कोई सेंटिमेंट सेट करने के लिए भी कुछ बेसिस होता है। अगर आपका कहना है कि हमें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस बार 400 पार का नारा दिया था, अगर मोदी सरकार ने विकास का कार्य 10 साल में नहीं किया होता तो वो भी जो उत्साहित करने वाला टारगेट है 400 का, वो उसमें भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। क्रेडिबिलिटी इसलिए थी, और एग्जिट और एग्जैक्ट पोल में अब पता लग जाएगा कल परसों इसी समय। फर्क ये होता है कि जो हमने प्रोजेक्शंस किए थे वो 10 साल के विकास के आंकड़ों के पर किए थे। मोदी जी ने जब दायित्व संभाला था उस समय देश की क्या सिचुएशन थी और 10 साल के बाद क्या सिचुएशन है। आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, अर्बन सेक्टर जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं उसके आप आंकड़े देख लीजिए, आप सिविल एविएशन सेक्टर देख लीजिए, पर सबसे ज्यादा कि जो देश में ओवरऑल अर्थव्यवस्था में जो सुधार आया है, इस समय हम करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 10 वर्ष पहले जो बाहर की दुनिया हमें फ्रेजाइल 5 में मानती थी, इस समय हम विश्व भर में 5वें स्थान पर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और कुछ ही देर में 4थे और 3रे स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। उसके साथ क्या होता है, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती है, और इन्फ्लेशन पे काबू है। दिन में 80 करोड़ लोगों को 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त बांटा जा रहा है। महामारी के दौरान जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं बैठ गई, मोदी जी की सरकार ने 220 करोड़ के अधिक वैक्सीन डोज बनाई भारत के अंदर और मुफ्त बांटा। सिर्फ देश में नहीं, बाकी भी 100 देशों में इसको पहुंचाया। तो आप किसी क्षेत्र से देख लीजिए। इसलिए जब 400 पार का नारा लगा था, हाँ एक तरफ वो सेंटिमेंट सेटिंग थी, पर हमें पूरा विश्वास था कि ये 400 के हम करीब पहुंच जाएंगे। 10 साल के कार्यकाल के बलबूते, उसके आधार पर ये तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। आपने महंगाई बेरोजगारी का भी जिक्र किया, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी था। इसको लेकर थोड़ी मन में आशंकाएं भी थी क्या कि ये नाराजगी कहीं गुस्से में तब्दील ना हो जाए? देखिए हमारा जो वोटर होता है बहुत मैच्योर होता है। अगर वोटर को ठीक तरीके से समझाया जाए कि क्या स्थिति है तो वो समझते हैं। 2019 के पहले हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी कि हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके कितने लाभार्थी बनते हैं, और हमने जो नतीजा निकाला 22 करोड़ लाभार्थी हैं, और हमें कितनी वोट पड़ी 2019 में, 22 करोड़ 90 लाख। इस बार ही हमने एक्सरसाइज किया, हमारे केंद्र योजनाओं के 33 करोड़ कम से कम लाभार्थी हैं। अगर ये 33 करोड़ लाभार्थी गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स जो मोदी जी ने तय कर दिया है और साबित कर दिया है, और गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स ये मोदी जी ने साबित कर दिया है, तो इस बार ही हमारी वोट बीजेपी की अकेली 330 और 345 से कम नहीं आएगी। एग्जिट पोल जो भी कहते हो, देखिए एग्जिट पोल एक डायरेक्शन बताते हैं, पर हमारा जो 2014 और 2019 का
अनुभव है कि एग्जिट पोल ने तब भी हमारे जितने आए थे उससे कम ही बताए थे। एक आपने अभी इकोनॉमिक्स की बात की, और जो वो इकोनॉमिक्स की पुरानी एक कहावत होती थी कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, आपने उसको बदल दिया है। बट यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हरदीप जी, और हम अगर देखें 1984 के बाद 2014 में पहली बार कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर आई थी, फिर वो आंकड़ा बढ़ा 2019 में। पर यह भी आप मानेंगे, आप राजनीति के भी छात्र हैं, कि एक एंटी इनकम्बेंसी, एक थकान आ जाती है। और इस बार चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव यह भी था कि चुनाव बड़े लोकलाइज हो गए हैं, स्थानीय हो गए हैं, तो उसमें सांसदों से नाराजगी, छोटे मोटे मुद्दे वो भी हावी होते थे। वो थे क्या, या मोदी लहर ने, मोदी के करिश्मे ने उन सब पर पर्दादारी भी कर दी काफी हद तक? हरदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, बीच में आई लॉस्ट यू। आप कह रहे थे कि पहले कहता था गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स या गुड। ये जरूरी सवाल है। मैंने कहा आप स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हैं। 84 के बाद 2014 में पहली बार कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर आई, 19 में उसे बढ़ा भी दिया। पर आप राजनीति के भी छात्र हैं, तो आप ये मुझसे बेहतर समझते हैं कि एक नाराजगी भी आती है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, एक थकान भी होती है। और ये चुनाव बहुत से लोग मान रहे थे लोकलाइज हो रहा है, तो सांसदों के प्रति नाराजगी की एक बड़ी आशंका भी थी, या उस सब को पाट दिया मोदी के करिश्मे ने? देखिए, आपकी समझ इकोनॉमिक्स में की, हिस्ट्री की, राजनीति से मैं समझता हूं बड़ी स्पेशलाइज्ड है। पर ये सब सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं। हाँ, नॉर्मली 10 साल के बाद आप मान सकते हैं कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है और वो बढ़ भी सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके पास केंद्रीय योजनाएं जो होती है उनके लिए तो आप अप्रिसिएशन देते हैं, पर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, चाहे वो एमएलए हो और एमपी, उससे नाराजगी होती है उसके लोकलाइज फैक्टर, क्योंकि आपकी उम्मीद जरा ज्यादा थी वो कम कर पाए या जो भी हो। पर इस बार जो मैं देख रहा हूं ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये डेवलपमेंट एंकर्ड विकास, और विकास के जो लाभ हैं वो हमारे फारदेस्ट पॉइंट तक पहुंचाना, अंत्योदय से सर्वोदय, और जो स्पेशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा यूएन का, वो तो बाद में आया। मोदी जी ने उसको 2015 जून में ही चालू कर दिया था, सारी केंद्रीय योजनाएं जब शुरू हुई। इस समय लोग ये समझते हैं कि मोदी जी की सरकार आना इस मतलब है 4 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, पर उन्होंने कहा 3 करोड़ और भी करेंगे, तो लोग एक उम्मीद लेके आते हैं। सो वो जो नाराजगी कोई हो लोकल लेवल पे, कुछ तो हल की जाती है, क्योंकि आप अपने कैंडिडेट चेंज कर देते हैं, हमने भी किए कैंडिडेट, पर ज्यादातर उसकी अप्रिसिएशन जो है ये है, अरे आप बहुजन समाज पार्टी का वोटर क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी का वोटर क्यों ना, भाई आवाज तो मोदी ही दिलाएगा। मोदी की गारंटी, एक भरोसा, और मोदी है तो मुमकिन है। और इसमें एक भरोसा, हाँ भरोसा। और इसमें एक और चीज हरदीप जी, जो इस चुनाव में संकेत जो मिल रहे हैं एग्जिट पोल के आधार पर, अभी तक बीजेपी, आप कहते हैं 20 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो ठीक है, ये ताल ठोकी जाती हैं, पर एसेंशियली बीजेपी उत्तर भारत और पश्चिमी भारत सेंट्रिक पार्टी थी। साउथ ऑफ विंध्यास, दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दें तो ज्यादा पैठ नहीं थी, पर पूरब और दक्षिण बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनने की तरफ जाते दिख रहे हैं क्या इस बार के इंडिकेशन से? आपने एक बहुत ही मैं समझता हूं एक ऐसी डेवलपमेंट में आपने रोशनी डाली है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस चुनाव में यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी सबसे बड़ी सिंगल पार्टी होगी। क्यों कह रहा हूं? कर्नाटक में हम मौजूद हैं, हम आंध्रा में हैं, हम तेलंगाना में हैं, हम तमिलनाडु में होंगे, हम केरला में होंगे, तो कोई और पार्टी सारी स्टेट्स में नहीं है। और अगर हमारी 130 को जो सदर्न स्टेट्स की एक्सेप्ट जो
एग्जिट पोल के फिगर्स हैं, उस पर भी चलिए। तो बीजेपी विल नाउ नॉट ओनली बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, बट दक्षिण भारत में, ये कहते थे जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, ये बनियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडियन पार्टी है। भाई साहब आप मान के चलिए, मैंने जो वेस्ट बंगाल के आंकड़े देखे हैं, हम इस बार वेस्ट बंगाल में भी बड़ी बहुमत से हमारी वोट शेयर होगा और हमारी सीटें आएंगी, और उसके अलावा दक्षिण के राज्यों में भी। तो ये चलिए, तो इट्स जेन्युइनली अ पैन इंडिया पार्टी, दैट इज व्हाट द exit polls are pointing towards, and that is what is going to be reaffirmed on the 4th. आखिरी सवाल हरदीप जी, अब थोड़ा सा मैं एक गुगली भी फेंक रहा हूं आपके लिए। ये पूरा आपने पैन इंडिया पार्टी बन गई, पर ये पंजाब की क्या दिक्कत है? ये पंजाबिया नाल की गल है, पूरा देश एक तरफ इशारा कर रहा है, पंजाब में कमल खिलने में दिक्कत आती दिखती है। पंजाब, ये पंजाबी मानस जो है, दिमाग जो है, वो थोड़ा सा उल्टा चल रहा है क्या? अभी भी उसको समझा नहीं पाई बीजेपी? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से मैं क्षमा चाहूंगा, रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्री। ये कमल का पंजाब में पहले ना खिलने का कारण था कि हम वहां पे मौजूद नहीं थे। हम एक गठबंधन में जूनियर पार्टनर थे, और उस गठबंधन में हमारी जो डीएनए, हमारी पर्सनालिटी छुप जाती थी। भाई साहब इस समय जो पंजाब के फिगर्स आ रहे हैं, सीटों में आता हूं मैं 1 मिनट में, पंजाब में हमारा 26% वोट शेयर है इस बार, 26%, और वो उठा कहां से? 9% से, मतलब 3 गुना हो गया। और उसका कारण है क्योंकि इस समय हम 13 की 13 सीट लड़ रहे हैं, पहले तो 3 सीट लड़ते थे। और भाई साहब हम ज्यादा हेस्टी कंक्लूजन ना करें, 4 सीट भी आएगी पंजाब में, हो सकता है 6 भी आए। अगर 13 में से 6 सीट हमारी आ जाती हैं और आम आदमी पार्टी वाइप आउट हो जाती है, तो ये तो मैं समझता हूं देश भर में, सिर्फ पंजाब में के लिए ही नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि वो सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक स्टेट है, पर देश भर के आंकड़ों के साथ ये अलाइन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप पुरी, बिजी टाइम है आपकी। सरकार तो 100 दिन के कार्यकाल का एजेंडा भी लेकर चल पड़ी है, साथ साथ बैठकें हो रही हैं, उनमें भी आपको सम्मिलित होना होगा, तो वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जो हरदीप पुरी ताल ठोक रहे हैं, संजय हमारे साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजशास्त्री हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण विजय तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। संजय, ये जो आंकड़ा है, और एक खास बात जो एग्जिट पोल्स में, मैं एक महापोल करूं, सब पर नजर डालूं, तो 2-4 ऐसे होते थे कि वो नेसेयर्स, वो एक जो संकेत मिलते हैं उनसे अलग चलते हैं। इस बार सारे एग्जिट पोल्स का आकलन किया जाए तो 350 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, एक है सिर्फ दैनिक भास्कर, एक दैनिक भास्कर। हाँ। और इसी के लिए याद भी है क्योंकि इतने तमाम पोल्स आए हैं, हाँ, कि वो गिनती भी भूल गए किसने कितनी सीटें दी। लेकिन हाँ, आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं संदीप, वही है, सारे एग्जिट पोल एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, और सिर्फ इशारा ही नहीं कर रहे, बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि बीजेपी 280, 282, 85, हाँ, लगभग सारे एग्जिट पोल एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, बीजेपी 300 के पार, और कम से कम एनडीए 350 के पार। कुछ तो एग्जिट पोल 400 तक का भी आंकड़ा दे रहे हैं। हाँ, 400 पार करा दिया है। 3 कम से कम पोल ऐसे हैं, हाँ, जो 400 का आंकड़ा पार करा रहे हैं, और रेंज बड़ी है, तो एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि, पर ये इशारा, जब हम इशारों की बात करते हैं, और आप इतने सालों से सर्वेज कर रहे हैं, चुनाव में एक जोश भी दिखता है और लोग मुखर होते हैं। और पिछले 2 चुनाव में तो हमने देखा, भाई साफ दिखता था, सड़क पर उतरो तो मोदी मोदी मोदी। इस बार एक वो खामोशी थी। जब वोटर खामोश हो जाता है तब उसके मन की था लेना कितना मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल तो है, क्योंकि अगर ये अनुमान सचमुच नतीजों में बदल जाएं 4 जून को, तो बिल्कुल मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये कहना पड़ेगा या स्वीकारना पड़ेगा कि जब वोटर थोड़ा खामोश हो जाए तो इसकी एक तरह से इसको कैप्चर करना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया वो कहेंगे कि कैप्चर करना मुश्किल कैसे, हमने तो एग्जिट पोल में दिखाया था। जब आप यूं ही बात करते हैं, सड़कों पर जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तब शायद उनसे बातचीत करना मुश्किल है या उनकी मन को टटोलना मुश्किल है। लेकिन अगर एग्जिट पोल के जो सारे अनुमान है ऐसे ही आंकड़े आएंगे तो एग्जिट पोल करने वाले तो जरूर कहेंगे कि हमने तो मन टटोल लिया था। दिलचस्प बात यह है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बार इजाफा हो रहा है।
282 से 303, अब 315, 320, 325, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। ये बढ़ ही रहा है या कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है 4 जून को? मुझे लगता है कि अब तो ये बढ़ ही रहा है, क्योंकि इतने सारे एग्जिट पोल हैं और मुझे लगता है इशारा बहुत साफ है। अगर वो ट्विस्ट आया भी तो क्या इतना बड़ा ट्विस्ट है कि बीजेपी 300 के नीचे गिर जाएगी? मुझे अब तो ऐसा लगता नहीं है, कम से कम नहीं। एग्जिट पोल एक को शब्द देखते जो हैं। लगातार इस्तेमाल होता दिखा, और मैं बहुत जगह घूमने भी गया और जहां यहां चर्चाएं भी, भाई कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। देखिए बद्री बाबू मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या हम ये मान ले कि जहां बिहार में मैं गया, संजय आप ही के राज्य में, बीजेपी वालों से मिला, आरजेडी वालों से, जी कांटे की टक्कर। सीट कौन सी पक्की जीत रहे हैं, 4-5 सीट के बाद सबकी सांसें फूलने लगती थी, उससे आगे नहीं बता पा रहे थे। तो ये क्या कांटे की सारी टक्कर बीजेपी के खाते में चली गई? देखिए, अभी एक संभावना ये बनी रहेगी संदीप, कि हो सकता है 40-50 सीटें ऐसी हो जो कि कम मार्जिन से जीत हार का फासला हो। कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूं कई लोगों ने इसी तरह का एक्सपीरियंस किया होगा। चुनाव फंसा हुआ है, यूपी में तो फंसा हुआ, इस्तेमाल होता है, हाँ। फंसा हुआ चुनाव है। राजस्थान में भी कहते हैं चुनाव फंस गया है, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी। तो ये बड़ी संभावना लोग हमेशा जताते थे, और जैसे ही आप कहें, जिसका आपने जिक्र किया, चुनाव फंसा हुआ है, कांटे का मुकाबला है, लेकिन जब सीट गिनाने लगते हैं, 2 ही तरह के लोग मिलते थे। एक तो ढेर सारी सीटें गिना देंगे, ये सारी सीटें 10, 12, 15 सीटें आपको बिहार में गिना देंगे कि ये सारी सीटें बीजेपी हार रही है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे, कांटे का मुकाबला है, लेकिन वो 3-4 सीटों के बाद जाके अटक जाते। सब अटक रहे थे सबके, और बड़े बड़े दिग्गजों के उसमें नाम भी शामिल थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। कुछ जातीय समीकरण, देखिए कड़वी हकीकत है, तो ये वोट बैंक क्या बरकरार रहा? लाभार्थी हिंदू बनकर वोट हुआ है, ये भी एक चर्चा बड़ी हुई, और मैं भी उस चर्चा में शामिल था कि भाई जाति ने मुंह उभार लिया है क्या, और नए समीकरण भी बन रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत। 60 में से अब तक 42 सीटों पर जीत की खबर है। 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त आपको बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत की खबर। 60 में से 42 सीटों पर जीत, और इसके अलावा 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें, संस्कृति की झलक, लोक नृत्य के साथ खुशी के मौके पर भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए लोक नृत्य, लोकगीत का सहारा लिया जाता है। ऐसे में जीत की खुशी कैसे सेलिब्रेट की जा रही है, ये तस्वीरें। बात हो रही है एग्जिट पोल की। अब अंतिम नतीजों का, असल मतगणना का इंतजार भी हो रहा है, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार, क्या संकेत साफ हैं या कहानी में ट्विस्ट भी आ जाएगा? विपक्ष का क्या कहना है? 152 से 182 हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि हम 295 का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। यह विपक्ष की तरफ से ताल ठोकी जा रही है। हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज झा जी हैं। सर, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है, 353 से 383 सीटें एनडीए को मिलने की संभावना है। क्या 4 तारीख को आंकड़े यही रहेंगे या कुछ और? बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की कि 543 में से कुछ सीटें विपक्ष को छोड़ दी है। मैं धन्यवाद कहूँ, थैंक यू वेरी मच एबीपी सी वोटर। लेकिन मेरा एक चीज़ कहना है, ये सी वोटर हों, एक्सिस हों, चाणक्य हों, इन सब के फेलियर तो हमने बिहार में कई बार देखे और बाद में अपोलॉजी देते हैं कि हमसे समझने में भूल हुई, डेटा इंटरप्रिटेशन। किसी भी लेवल पर मैं एक छोटी बात कहता हूं कि 1 लाख से ज़्यादा का सैंपल नहीं होता, और एक लोकसभा में तकरीबन 1900 से 2000 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो आप उससे अंदाजा कर लीजिए। बहरहाल इसमें खर्चा बहुत लोगों का पड़ा है, पीएमओ की बड़ी गहरी दिलचस्पी थी, तो खर्च का ये उत्सव 2 दिन और चले। हमने बिहार देखा है, और तेजस्वी जी के कैंपेन में नौकरी, आर्थिक सबलीकरण और एक व्यापक सामाजिक आर्थिक न्याय का जो पहलू हो सकता वो रहा। उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री जी का कैंपेन टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, और आखिरी में तो मुजरा तक आ गया। अब अगर इस 2 पैराडाइम में
दो विमर्श के बीच में हमें पता है 4 जून को नतीजे क्या होंगे। अगर उससे इतर कोई नतीजे होते हैं तो लोकतंत्र के स्वस्थ होने के बारे में जो हमारा इत्मीनान है वो इत्मीनान डगमगाएगा। क्योंकि मैं पूरा स्टेशन रहा हूं बिहार में और तेजस्वी जी के कैंपेन को बहुत करीब से देखा है। मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टीमेट हमारा है 25। देश में भी बता दीजिए। देखिए, देश में हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन 290, 95, 96, 97 कुछ भी हो सकता है। तो मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं, रणनीतिकारों में से एक हैं, आरजेडी के कह रहे हैं 25 सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन। बिहार में हम आंकड़ा दे रहे हैं 2 से 5 का। अब मित्र भी हैं और ये पढ़े लिखे हैं, ऐसे सांसद होने चाहिए, पर थोड़ी सी तलखी और खिसियाहट भी साफ दिखाई दे रही है। अब आंकड़ों को खारिज कर देना अभी आपका ये तो विवेक है और ये आपका अधिकार भी, आप कर सकते हैं, पर एक सेक्युलर ट्रेंड आ रही है और आंकड़े गलत साबित हो जाएंगे, वो तो सामने आ ही जाएगा 4 जून को नतीजा। पर उसमें किसी तरह की साजिश या किसी तरह की कारस्तानी को ढूंढना, अब वो कितना जायज़ है नाजायज़ है, हर एक आदमी का अपना चश्मा होता है। पर बद्री बाबू, ये जब चुनाव हो रहा था तो कि जाति ने मुंह बा लिया। लाभार्थी एक जाति थी जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, जातिगत जनगणना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां हैं जी देश में, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी था कि भाई जातियों में ना बट जाए। राम मंदिर की लहर वैसी चलती दिखी नहीं। तो क्या ये जातीय समीकरण जिसकी हमने बड़ी चर्चा की, वो हम बस जुबानी जमा खर्च कर रहे थे और जमीन पर कुछ और हुआ है क्या? देखिए संदीप जी, मुझे याद है जो आपने जाति पर विमर्श एक किया था, उसमें हम भी शामिल हुए थे और हम लोगों ने बात की थी कि जाति तो है और जाति एक रियलिटी है समाज की, वो बोलती है, उसी जाति में बोलती भी है, बोलते है भाई समाज। लेकिन एक दूसरी तरह की जब ग्रैंड आइडेंटिटीज खड़ी हो जाती हैं तो वो जाति को ढक देती है। तो जैसे कि आपने देखा, लाभार्थी एक ऐसी जाति के रूप में मर्ज किया, आप ही ने कहा, जो बियॉन्ड कास्ट जाता है, बियॉन्ड कम्युनिटी जाता है। हर जिसको लाभ मिल रहा है किसी भी जाति में है, वो अपने लाभ देने वाले की तरफ देखता है। तो एक तो वो जो इकोनॉमिक बेसिस पे एक जाति खड़ी हो जाती है, जो क्लास कास्ट जिसको कहते हैं हम लोग, तो एक क्लास कास्ट भी था। लेकिन चुनाव में आपने भी घूमा और हम लोगों ने भी देखा कि जाति जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट एमपी कैंडिडेट्स ऑफ द बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर कई जगह पे दिखाई पड़ रही थी और कई कुछ जातियों में एक तरह का फ्रेगमेंटेशन भी था, लेकिन वो बहुत छोटा फ्रेगमेंटेशन था और वो 3 तरफ बट रहा था। यानी बीएसपी में उत्तर प्रदेश में देखें तो एक ही जात ओबीसी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट एक ही क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो 10-12% या 5-10% का जो फ्रेगमेंटेशन भी दिख रहा था, जो कि एक बड़ा नैरेटिव बना। मतलब जाति ने मुंह तो बाया पर वो फ्रेगमेंट भी हो गई। ऐसे में जैसे अखिलेश यादव पीडीए की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और एक और बहुत सारे तर्जुमे थे, या माई बाप तेजस्वी का, या माइक मुस्लिम यादव और साथ में कुछ वहाबी जुड़ जाना, ये जो समीकरण बनते दिख रहे थे, दरअसल वो वोट में तब्दील नहीं हुए क्या? बिल्कुल, ये बन तो रहे थे एक नारा के रूप। देखिए, कांग्रेस और अपोजिशन ने पूरा चुनाव जाति पर फोकस किया था। कास्ट सेंसस, आरक्षण, वो रोजगार से भी जुड़ता है, रोजगार से भी जुड़ जाए, और वो उन्होंने अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत डाइवर्सिफाई किया। यानी ओबीसी में एमबीसी को बहुत अच्छे तरह भाई अखिलेश ने 5 निषाद, हाँ, 7 कुर्मी, 5 शाक्य, उस तरह से वो बांटा था। हाँ, आरजेडी ने भी दिया। हाँ, और वो उसका एक डिस्कर्सिव असर भी दिखाई पड़ रहा था। आरजेडी ने सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा। बिल्कुल, और उसका एक डिस्कर्सिव अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी समुदाय थी। लेकिन 2 चीज़ इस चुनाव में जो बड़ी चीज़ थी, जिसको कि हम लोगों ने, शायद जिन लोगों ने भी नहीं समझा, जैसे हम जो अभी बात करते हैं चुप्पी, मैं बार बार कहता था कि चुप्पी अगर दिखाई पड़े तो समझिए बड़ी गोलबंदी की सूचना है। चुप्पी एक बड़ी गोलबंदी की सूचना है। और दूसरा क्या है कि मोदी एक इतने बड़े पिछली बार तो चीख रहे थे लोग, तो बड़ी गोलबंदी हुई थी। हाँ, इस बार चुप्पी बड़ी गोलबंदी कर गई। वो देखिए, ये थोड़ा एक पैराडॉक्स है। हाँ, ये बिल्कुल पैराडॉक्स। मैं इसको ये भी कहता हूं कि हम विश्लेषक और पत्रकार ना, हम स्मार्ट होते हैं। वो दरअसल असल शब्द है कनिंग। हम चालाकी भी करते हैं कि अपना विश्लेषण, वो चीज वही है
और उसका विश्लेषण हम बिल्कुल दूसरे तरीके से कर संदीप देते जी, हैं। आपको याद होगा आपके चैनल में भी मैं 3 महीने से कह रहा हूं कि ये चुनाव इमेज सेंट्रिक चुनाव है, नैरेटिव सेंट्रिक चुनाव नहीं है। मैं बिल्कुल उस बात को डिनाई नहीं और करूंगा, दूसरा आप इस बात पर डटे हुए थे